हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा राजस्थान जेई के बैच चल रहे हैं, राजस्थान जेई के लिए भी हमारी सर्वे लगभग कंप्लीटेशन पे है और आज एक नए सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोयल इंजीनियरिंग। और सोयल देखिए, मैं पहले उन्हीं सब्जेक्टों को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले उन्हीं सब्जेक्ट जो टफ हैं और लेंथी हैं, जो थोड़े से समझने वाले हैं, क्योंकि बाई चांस अगर अपना लास्ट में सिलेबस लगता है कि कम हो पा रहा है और एग्जाम डेट फिक्स रहती है, जैसे अभी तो कोई फिक्स नहीं है, डेट आ रखी है, लेकिन कोरोना काल आपको पता है कि एग्जाम का भी कई स्टेट में एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अगर अपन तैयारी अपने आराम से इसीलिए कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अपने ना तो वो सिलेबस को समझ में आए और ना और एग्जाम भी आगे हो जाए, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन जितना पढ़ें उतना अच्छा पढ़ें, इसलिए अपन आराम से चल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसलिए पहले सब्जेक्ट वो ले लिए मैंने जो समझने वाले और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। अगर ऐसा लगे एग्जाम एकदम टाइम पे ही हो रहा है अपना, कहीं दिक्कत, तो अपन लास्ट के थ्योरी सब्जेक्ट है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और उस थ्योरी को मैराथन क्लास आएगी, बड़ी लंबी क्लास लेके 2-4 उस थ्योरी को समझा दिया जाएगा। लेकिन थ्योरी को तो आप आराम से पढ़ पाओगे, लेकिन जहाँ तक है पूरी कोशिश रहेगी सारा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और बाद में पैरेलल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाएगा और इवनिंग में भी स्टार्ट हो जाएगा, दोनों बैच। तो सिलेबस कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आपके 7 सब्जेक्ट हैं आपके सिर्फ राजस्थान जेई में 7 सिलेबस 7 सब्जेक्ट है ओनली। तो आप थोड़ा ऑटोगेड है उसको आप थोड़ा कमांड है उनको पढ़ते लीजिए, जो सेकेंड टर्म लगी थी आप उसको हल्का में पढ़ते लीजिए। बीएमसी है, कोई आप गुरुचंद सिंह की बुक बताई थी, मैं उसको हल्की हल्की पढ़ते रहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। मेन आपके सब्जेक्ट हैं जो टफ है, समझने वाले हैं, जो आप खुद सेल्फ पढ़ के करना पॉसिबल थोड़ा कम होता है। एक तो होती है सर्वे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कम से कम 8 से 10 नंबर की आती है। 8 से 10 क्वेश्चन सर्वे के आते हैं। फिर आपके है इसके सोइल, ये भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लेके जाएगी, तो ये भी समझने वाली है। ऐसे में ये भी 8 से 10 क्वेश्चन लेके जाएगा, ये भी 8 से 10 क्वेश्चन लेके जाएगा कम से कम। तो ये क्वेश्चन, ये तो लिमिट 10 से 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ये कोई नहीं पता, लेकिन एक एवरेज है, जो एवरेज है इनका तीनों सब्जेक्टों का, कम से कम 10-10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का रहता है। फिर बीएमसी आपकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन ले जाती है, कई बार 10 से 12 क्वेश्चन बीएमसी ले जाती है। बीएमसी 10 से 12 क्वेश्चन ले जाएगी आपके सोयल सर्वे असम। फिर आरसीसी है, आरसीसी आपके कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन ये ले जाएगी। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, 7 तो टोटल सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन उनमें भी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं ये हैं जो बहुत ज़्यादा अपना अहमियत रखते हैं। तो इनके इसीलिए न्यूमेरिकल बीएमसी हुई और आपके इरिगेशन हुआ, ये थ्योरी के सब्जेक्ट हैं आपके। एस्टीमेट हुआ, एस्टीमेट जो सिलेबस में दे रखा है, जो आपके एस्टीमेट को कंबाइंड दे रखा है, इसके एस्टीमेट को कंबाइंड दे रखा है सर्वे के कंबाइंड कर रखा है एस्टीमेट में आपके सिलेबस में, इसलिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो और फिर आपके कौन सा ऑटोकैड है, ऑटोकैड में बेसिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बहुत कमांड है, तो लास्ट में सिर्फ 2 लेक्चर में कमांड हो जाएंगी पूरी मैन में। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं, कोई फिक्स बुक नहीं है, अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं है, अगर होगी तो इस क्लास में देख लेंगे अपन इसको। अब कमांडे आएंगी, बस कमांडे आपको याद करनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है अपना। सर्वे लगभग होने पे ही है, सोइल स्टार्ट हो जाएगी, साथ में एसएम स्टार्ट हो जाएगी, ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। ये दोनों लगभग 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों की दोनों 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है सितंबर तो ये खत्म हो जाएंगे अपने पास। फिर भी अक्टूबर नवंबर बच रहा है, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट सितंबर में, उसके बाद सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं। आरसीसी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आरसीसी बहुत छोटी है, आरसीसी कोई लंबी सब्जेक्ट नहीं है आपका, तो आरसीसी बहुत जल्दी हो जाएगी, 10 से 15 दिन में आरसीसी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चलिए अब अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं, अपना सोइल। सोइल सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, चलिए सोइल क्या होती है। देखो, सोइल देखा जाए तो वैसे सिविल इंजीनियरिंग की जड़ है। सोइल को देखा जाए तो वैसे सिविल इंजीनियरिंग की क्या कहोगे, जड़ कहोगे। कैसे, अब नए सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो, आप आरसीसी पढ़ोगे, आपने आरसीसी पढ़ी होगी डिप्लोमा क्लासेज में, अपने बीटेक में आरसीसी पढ़ी, कंक्रीट पढ़ी आपने, ठीक है, सर्वे पढ़ी, कोई भी। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो आप, कोई भी स्ट्रक्चर या संरचना बनाते हो, वो किस पर बनाते हो सर? सोइल पर, जमीन पर, मृदा पर, सोइल पे बनाते हो। अगर हम सोइल की टेस्ट करे बिना, सोइल के
के जाने बिना कि भाई सोइल कैसी है, किस टाइप कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे तो क्या उसकी लाइफ होगी, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, कोई टिकाऊ होगा, उसका कितना उम्र रहेगी उसकी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हर जगह सोइल की अलग अलग अपनी खुद की स्ट्रेंथ या अलग अलग अपनी जगह उसकी कैपेसिटी होती है कि भाई यहाँ सोइल कितना लोड ले सकती है, और हर जगह सोइल का टाइप अलग अलग है, हर स्थान पे सोइल का टाइप अलग अलग है। हम राजस्थान में जीके में मिट्टियाँ पढ़ते हो, आप राजस्थान जीके में मिट्टियाँ पढ़ोगे तो वहाँ आपको पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अलग मिलेगी, पूर्वी राजस्थान की अलग मिलेगी, दक्षिण राजस्थान की अलग मिलेगी, तो उसकी कंडीशन अलग मिलेगी। तो इन सोइलों पर आप अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, मतलब सोइल के अकॉर्डिंग ही कि भाई इस सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड ले सकती है ये, उसी हिसाब से आप यहाँ पे इस पर स्ट्रक्चर बनाओगे। या आप देखोगे सोइल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो जब भी आप उस पर स्ट्रक्चर बनाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सोइल है जो सिविल इंजीनियरिंग क्या होगी, एक जड़ हो गई एक प्रकार से। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर किस पे बनना है, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना। अब स्ट्रक्चर किस पे बनाओगे, सोइल पे बनाओगे, लेकिन सोइल के बारे में अपन नहीं जानेंगे तो आरसीसी कंक्रीट सिटी का पढ़ना अपना व्यर्थ है। आरसीसी सिटी कोई भी चीज़ का पढ़ना व्यर्थ है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिर्फ सोइल इंजीनियरिंग की। क्या सोइल इंजीनियरिंग के बारे में किसने क्या बताया, सोइल के बारे में कैसे पढ़ा, क्या अध्ययन आया। तो देखो, सोइल इंजीनियरिंग के अध्ययन को अपन पेडोग्नोसिस कहते हैं। सोइल इंजीनियरिंग के बारे में जो पढ़ते हैं, सोइल के जो बनने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पेडोग्नोसिस, ठीक है। अब सोइल का निर्माण कैसे हुआ, सोइल को किसने बताया, पहले सोइल कैसे बनी। तो देखो, पहले 18वीं शताब्दी में ये सब थोड़ा सा बेसिक से बताने की तरह 18वीं शताब्दी में अपने कलाम साहब आए थे। कलाम साहब कौन आए थे, कलाम साहब कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के थे। तो इन्होंने भी क्या करा, सोइल के बारे में सबसे पहले बताया कलाम ने। तो क्या बताया इन्होंने, वेज सिद्धांत भी दिया था, वेज सिद्धांत दिया इन्होंने कि मतलब सोइल की टर्म के बाद कलाम आए। फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद डार्सी, फिर स्टोक आए। सबने अपने अपने बारे में, सोइल के बारे में कुछ ना कुछ बताया, सबने अपने साथ। रैनकिन आए, जिसके बारे में आपने ऐसा में पढ़ा। फिर अपने टर्जागी आए। तो सबने क्या है, अपने अपने बारे में किसी सोइल के बारे में बताया। भाई इसने अपना वेज सिद्धांत दे दिया, डार्सी ने अपने खुद के नियम बना दिए, स्टोक ने अपना वो सेडिमेंशन का नियम दे दिया, सेडिमेंशन जो आप सभी पढ़ोगे। अब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपने, क्योंकि सोइल में पढ़े हुए आप ये, ठीक है। टर्जागी ने अपना संघनन सिद्धांत दिया। अब क्या हुआ कि इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म नहीं था कि भाई कहाँ पर अपना बताएं, कि मतलब अपने सिद्धांत वगैरह इन्होंने सब कुछ बताया कि भाई हमारे सोइल के बारे में इन्होंने अपने हिसाब से बताया, इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन एक लंबा प्लेटफॉर्म नहीं मिला इनको कि कहाँ से किसको क्या बताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना होने के कारण। तो लास्ट में क्या करा कि टर्जागी ने क्या करा, टर्जागी ने इन सब, एक तो जो असंगठित डाटा था, मतलब ये जो सबने डाटा दिया, कुछ ना कुछ कलाम ने बताया, कुछ डार्सी ने बताया, कुछ स्टोक ने बताया, कुछ रैनकिन। तो इन सब का डाटा एकत्रित करके उसने पूरे एक क्या करा, 1925 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिख दी। कौन सी, अर्धबाहु मैकेनिक्स। इन्होंने एक बुक लिख दी, और इसमें इन्होंने क्या करा, सोइल के, ये पहली बुक थी सोइल इंजीनियरिंग की, इन्होंने बुक लिख दी कब, 1925 में। और ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। ये बुक कौन सी भाषा में लिखी थी, जर्मन भाषा में ये बुक लिखी थी। और तब से ही इन्होंने पहले बताया, तो इसलिए टर्जागी को ही फादर ऑफ सोइल बोलते हैं। टर्जागी को ही फादर ऑफ सोइल कहा जाता है। अभी सिर्फ समझते जाओ, लिखा दूंगा मैं, नोट सुना दूंगा। टर्जागी को फादर ऑफ सोइल। इतने से पेज थे जो मैंने अभी थोड़ा बताया। तो ये कलाम, डार्सी, स्टोक, रैनकिन, टर्जागी, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सोइल बनने की प्रोसेस को पेडोग्नोसिस कहते हैं। और टर्जागी फादर ऑफ सोइल यहाँ समझ गए। चलिए अपन अब आपके नोट्स के हिसाब से आप जो बनाओगे वो आपको लिखना है। पहले ये आपने समझा कहानी, ये सिर्फ छोटी सी कहानी था बताने के लिए सोइल की प्रोसेस कैसी थी। तो वो अपने को इतनी लंबी चौड़ी अपने को ज्ञाता नहीं लिखनी है, अपने सिर्फ काम की बातें पढ़नी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका पहला चैप्टर रहेगा। तो क्या लिखोगे, सोइल बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडोग्नोसिस बोलते हैं, पेडोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है।
और सोइल मैकेनिक्स के फादर ऑफ सोइल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सोइल, फिर लिखोगे फादर ऑफ सोइल, फादर ऑफ सोइल किसे कहा जाता है? कार्ल टरज़ागी को, कार्ल टरज़ागी को, कार्ल टरज़ागी को, टरज़ागी को, फादर ऑफ सोइल कार्ल टरज़ागी को। क्यों आता है? इन्होंने अपनी पहली बुक, कौन सी पहली बुक? अर्बबाउ द मैकेनिक्स लिखी थी। कब लिखी थी? 1925 में। कब लिखी थी? 1925 में। 1925 में कब लिखी थी? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। कौन सी लैंग्वेज में थी? जर्मन भाषा में। किस में थी? जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में। तो इसलिए कार्ल टरज़ागी को क्या कहते हैं? कार्ल टरज़ागी। फादर ऑफ सोइल किसे कहा जाता है? कार्ल टरज़ागी को। फादर ऑफ सोइल किसे कहा जाता है? कार्ल टरज़ागी कहता है। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी, जो पहली बुक थी सिविल की, अर्बबाउ मैकेनिक्स में बताया था, 1925 में लिखी थी। किसमें? जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में। सोइल के बारे में, अपनी सोइल के बारे में इन्होंने जितनी भी ज्ञाता थी सोइल के बारे में पढ़ा था, वो सब इन्होंने अपनी बुक में लिख दिया अर्बबाउ मैकेनिक्स के अंदर। और ये कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी, जर्मन भाषा में लिखी थी। तो इतना समझने से ये दोनों लाइन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन उठता है। अब बात ये आती है, वो तो ठीक है बता दिया कि भाई हम समझ गए कार्ल टरज़ागी ने क्या किया था। शुरू में आप देखा कुलाम आया, स्टोक आया, डार्सी आया, सब ने कुछ ना कुछ अपने अपने बारे में सिद्धांत बताया, लेकिन लास्ट में क्या करा कि कार्ल टरज़ागी ने सबका ज्ञान इकट्ठा करके अपनी एक बुक छाप दी। तो जिसने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल अपनी बुक छाप के और एक सोइल के बारे में पूरी प्रोसेस दी, तो इसलिए फादर ऑफ सोइल किसे कहते हैं? कार्ल टरज़ागी को। कार्ल टरज़ागी क्या कहता है? फादर ऑफ सोइल कहा जाता है, सोइल का पिता कहा जाता है। और ये बुक कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी, जर्मन भाषा में। अब सोइल बनती कैसे है? सोइल कहाँ से आती है? सोइल का बनने की प्रोसेस क्या है? सोइल को किस तरह बनेंगे, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब सोइल बनती कैसे है तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले सोइल का क्या है? आपने बीएमसी में पढ़ा होगा स्टोन के बारे में, आपने डिप्लोमा के अंदर अपना स्टोन पढ़ा होगा। ध्यान सुनो मेरी बात को, आपने स्टोन पढ़ा होगा। तो स्टोन में जब पढ़ा था, स्टोन किससे मिल रहे थे? आपके रॉक से मिल रहे थे। किससे मिल रहे थे? रॉक से। रॉक को क्या होता? इनका आपका क्या होता? जब फिजिकल रॉक केमिकल वेदरिंग हो रही थी इनकी, जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा पिघल के बाहर आ रहे थे जमने से, मैग्मा के पिघलने से क्या होता है? रॉक का इग्नियस रॉक का निर्माण हो रहा था। तो ये जब रॉक हो रही थी, तो अब रॉक जो आपकी रॉक बनी, चट्टान बनी हुई है, जो चट्टाने हैं आपकी, जो रॉक चट्टाने हैं, अब वो क्या होंगी? जब फिजिकल रॉक चट्टान रहेंगी, तो अगर ये रॉक की रॉक बेस थोड़ी रहेंगी, तो अब फिजिकल वेदरिंग होगी, कोई वेदरिंग एक्शन होगा, मतलब आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, तो क्या होगा? इनका इरोजन होगा, मतलब ये टूटेंगी। इरोजन आएगा, मतलब आंधी आएगी, बारिश आएगी, तो रॉक टूटेंगी। तो इरोजन, रॉक का क्या होगा? इरोजन होगा। रॉक का क्या होगा? इरोजन। इसको क्या बोलते हैं? टूटना। अब ये टूटेंगी कैसे? इरोजन जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? इरोजन जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? सर, वेदरिंग एक्शन के कारण। वेदरिंग एक्शन के कारण। वेदरिंग है मतलब आंधी, बरसात, तूफान वगैरह जो आ रहे हैं, उसके कारण रॉक टूट रही है, टुकड़ों में टूट रही है। तो कई जगह आपको इरोजन ना देकर सीधा वेदरिंग भी दे सकता है एग्जाम में। इरोजन ना देकर वेदरिंग भी दे सकता है, क्योंकि टूटेंगी किस कारण? अपने आप कोई चट्टान, कोई चीज खड़ी कि अपने आप टूट जाएगी, रखी रखे, वो कोई वेदरिंग, उसका कोई एक्शन होगा, वेदरिंग होगा, मौसम का प्रभाव होगा, तभी तो टूटेंगे, वेदरिंग एक्शन। अब ये टूट गई। अब मान ली, बस समझते जाइए बात को, कि चट्टान थी, वेदरिंग एक्शन हुआ, आंधी आया, तूफान आई, बरसात आई, उसे टूटी। अब ये टूट गई, तो टूटने के बाद इनका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा इनका? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका, मतलब परिवहन होगा इनका। तो ये कहीं जाएंगी, आंधी बरसात तूफान वही तो नहीं, साथ साथ में जाएंगे, आंधी तूफान बरसात उड़ते जाएंगे, छोटे छोटे कंकर देंगे। तो परिवहन होने के बाद फिर क्या होगा? ये जब आंधी तूफान कहीं रुकेगा तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं इनका सेडिमेंशन होगा, कहीं ना कहीं इनका सेडिमेंशन होगा, डिमेंशन होगा, या इनका डिपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, डिपोजिशन होगा, या इनका डिपोजिशन होगा। तो जमेंगी कहीं ना कहीं जाके। अब जम जाएंगी, मतलब जमेंगी, जमना, तो कहीं ना कहीं जाके जमेंगी। तो सेडिमेंट जम के क्या होगा? एक पहाड़ी का उठान ले लेंगी वापस। अब जमती जाएंगी, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो फिर क्या होगा? इनका अपेवेबल होगा, अपेवेबल होगा, मतलब उठान होगा इनका, वापस उठेंगी।
और उठ के वापस क्या होगी, धीरे धीरे इकट्ठी हो के वापस क्या करेंगी, एक रॉक का निर्माण कर लेंगी, वापस एक चट्टान का निर्माण कर लेंगी। तो यही एक चक्कर है जो सोइल की बनने की प्रोसेस चलता रहता है। क्या होता है, जो कोई भी चट्टान है वो क्या होगी, इरोजन होगी, किसी कारण, वेदरिंग एक्शन के कारण। चट्टानें टूटेंगी तो वो बहेंगी, आंधी तूफान बरसात के कारण जिसका पानी कुछ नदियों के सहारे बहेंगे पत्थर। आपने देखा होगा नदी तूफान में नीचे तलेटी पे और जो नहरें बनती है साफ हो जाती है, तो नीचे धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी जाती है। जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाके आप अपने घर के टैंकों में देख लेना, पानी के टैंकों में जब आप पानी भरते हो साफ पानी भरते हो, लेकिन कुछ समय बाद, साल 6 महीने बाद देखते हो तो उसकी तलेटी पे बहुत अधिक रेत सोइल इकट्ठी हो जाती है। वो कहाँ से, वो धीरे धीरे जमती है। तो इसी तरह पानी तूफान आदि क्या बरसात क्या इनका परिवहन होगा, पानी के सारे, कुछ हवा के सारे, ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण हो सकता है भाई, इरोजन रोक टूटेंगी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है उनका, या तो आंधी या बरसात, तो आंधी के साथ हवा के साथ होगा, या फिर इनका बरसात पानी के साथ हो जाएगा, बरसात के साथ। अब इरोजन टूट के क्या होगा, और टूटेंगी किस कारण, ध्यान रखना, वेदरिंग एक्शन के कारण। टूटेंगी किसके कारण, वेदरिंग एक्शन के कारण। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चक्कर बहुत बार एग्जाम में। तो वेदरिंग एक्शन में टूटेंगी, और टूटने के बाद क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। टूटने के बाद क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, जाएंगी। और फिर जहाँ कहीं ना कहीं जाके जब ये तो यानी चलती रहेंगी, आंधी आती है तो कहीं ना कहीं थमती है। तो जहाँ आंधी तूफान थमेगा तो कहीं ना कहीं इनका डिपोजिशन होगा, कहीं ना कहीं जाके जमेंगी। अब ये धीरे धीरे से ये चक्कर चलता रहेगा, और ये कोई 1 साल 2 साल की प्रोसेस नहीं, हजारों सालों की, 500 सालों की प्रोसेस होती है, लाखों सालों की प्रोसेस होती है। तो ये नहीं कि आज 1 साल में आप सोचो कि पहाड़ी निकल के आ जाए, लाखों करोड़ सालों में होता है। फिर डिपोजिशन होगा, फिर इनका वापस उठान होएगा, धीरे धीरे जमती जाएंगी, वापस उठती जाएंगी, जमती जाएंगी, एक ही चीज जमती जाती है। आप अपने घर का कचरा, रेत होती है घर में, तो आप उसको साफ नहीं करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, रेत इकट्ठा होता घर पे बहुत ज्यादा कचरा जम जाएगा। क्यों, क्योंकि आप साफ नहीं किया, धीरे धीरे एक लंबी प्रोसेस होती है। तो वो क्या होगा, वापस एक मिट्टी ढकती जाएगी, एक चट्टान का रूप ले लेगी वापस, और वापस क्या करेगी, लास्ट में जाकर एक रॉक का निर्माण कर लेगी वापस। तो इसे ही बोलते हैं सोइल बनने के चक्कर को। ये आपका सोइल बनने का चक्कर है। तो समझ गए इस बात को। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपसे क्या पूछेगा कि सोइल बनने का क्रम है, वो सही क्रम कौन सा है। तो हो सकता है मैं आपको इरोजन बता रहा हूँ, यहाँ पे इरोजन ना देके वो वेदरिंग एक्शन देगा, आपको दे देगा कि पहले होता है वेदरिंग एक्शन, मैं सिर्फ डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, फिर होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है आपका डिपोजिशन, फिर होता है अपवेवल, और फिर होता है वापस रॉक। ये 4 ऑप्शन। या फिर बोल देगा पहले होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है वेदरिंग एक्शन, फिर होता है डिपोजिशन, फिर होता है यू। या आपको दे देगा पहले होता है वेदरिंग एक्शन, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है डिपोजिशन, फिर होता है अपवेवल। या आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब आपने पढ़ा हुआ है, आपको सही क्रम याद है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये वर्ड याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग कैसे भी रखना नहीं है। देखो आप खुद दिमाग से चीज़ों को समझते जाओगे। अब कोई भी रॉक है, चट्टान है, अब आंधी बरसात तूफान जैसे भी टूटेगी, वो रॉक टूटेगी, तो क्या होगा, इसका एक जगह पड़ी तो रहेगी नहीं, तो इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहीं ना कहीं जाएगी, वो पानी के सहारे जाएगी, चाहे हवा के सहारे जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका, तो आप उसको हिंदी में जरूरी ट्रांसपोर्टेशन याद करो, आपने इसको जैसे अच्छा लगता है आप उसको वैसे याद करो। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन जाने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके वो जमेगी जरूर, सेडिमेंशन होगा उसका, कहीं ना कहीं सेडिमेंशन होगा। अब वो या डिपोजिशन होगा, उसको सेडिमेंशन बोलिए या डिपोजिशन बोलिए, एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है आपको। तो अब जमेंगी, अब धीरे धीरे जमती जाएंगी, अब जमने के बाद कोई भी चीज जमती जाएगी, क्या होगी, एक लेयर के रूप में निर्माण करती जाएगी, इकट्ठी धीरे धीरे इकट्ठी होती जाएगी, तो क्या होगी, वापस एक उठान लेती जाएगी, और क्या होगी, एक रॉक का निर्माण कर लेगी, वापस रॉक का निर्माण कर लेगी। तो इसी चक्कर को बोलते हैं अपन सोइल का चक्कर। तो ये ध्यान रखना। और सोइल बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बता दिया मैंने। और सोइल का फादर किसे कहते हैं, कार्ल ट्रेज़ागी को कहते हैं। उन्होंने अपनी पहली बुक कौन सी लिखी थी, अर्थ बायोमैकेनिक्स लिखी थी। कब लिखी थी, 1925 में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी, जर्मन भाषा में। यहाँ से बहुत अत्यधिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है। अब सोइल बनने की प्रोसेस आपने देख लिया। अब मैंने बात करी यहाँ पर बात करी कि वेदरिंग एक्शन की। ये वेदरिंग एक्शन क्या हो सकता है, वेदरिंग एक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। तो इस वेदरिंग एक्शन को अपन देख लेते हैं। इस वेदरिंग एक्शन को देख लेते हैं कि वेदरिंग एक्शन के कारण कौन कौन से सोइल का निर्माण हो सकता है। बाकी सब चीजें आपके क्लियर है। इसमें मुझे ट्रांसपोर्टेशन में लिखाने की आवश्यकता नहीं है, इरोजन में लिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपवेवल में, सेडिमेंट, डिपोजिशन, सीधा क्वेश्चन बस इसी प्रकार का आता है। प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैंने बताया था ये, इसको बना लेना साथ साथ में। चलिए अब मैंने आपको बताया था वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन कैसे, कितने प्रकार हो सकता है वेदरिंग एक्शन। तो वेदरिंग आपकी हो सकती है 2 प्रकार की। एक होती है फिजिकल वेदरिंग,
एक होती है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग से जो आपके सोइल का निर्माण होगा वो कौन कौन से सोइल का निर्माण होगा? ग्रेवल और सैंड का, ग्रेवल और सैंड का। और जो केमिकल वेदरिंग से कौन सी सोइल का निर्माण होगा? क्ले का। कौन सी का? क्ले का। फिजिकल वेदरिंग का कौन सा निर्माण होगा? ग्रेवल और सैंड का। और केमिकल वेदरिंग का कौन सा? सिल्ट। और एक सिल्ट है आपकी, सिल्ट है वो फिजिकल व केमिकल दोनों वेदरिंग से हो सकता है उसका निर्माण। दोनों सिल्ट का फिजिकल व केमिकल दोनों वेदरिंग से निर्माण होता है, वेदरिंग से हो सकता है, रिंग से फिजिकल व केमिकल दोनों वेदरिंग से हो सकता है, हो सकता है। चलिए अब सुनिए मेरी बात को। अब सर ग्रेवल क्या आ रहा है, सैंड क्या आ रहा है, सिल्ट क्या आ रहा है, क्ले क्या आ रहा है, ये थोड़ी सी बात ऊपर से जा रही है। तो देखो ग्रेवल सैंड सिल्ट आपने अपने डिप्लोमा डिग्री में पढ़ा हुआ है, मुझे इतनी आवश्यकता है कि आपको पता चल चुका है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं लगभग। लेकिन फिर भी ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले क्या है? ये जो सोइल है, जो आपकी मिट्टी है, उसका साइज के आधार पर नाम दिया हुआ है। साइज के आधार पर ग्रेवल है थोड़ा साइज बड़ा है, फिर उससे छोटा है उसको सैंड बोल दिया, उससे भी छोटा है उसको सिल्ट बोल दिया, फिर सबसे छोटा क्ले बोल दिया, क्ले के बाद जो छोटा है उसको कोलाइट बोल देते हैं उसको। अब ग्रेवल से ऊपर उसको कोवल्स बोल देते हैं, कोवल्स के ऊपर भी कुछ बड़ा पत्थर उसको बोल्डर्स बोल देते हैं, फिर तो चट्टानें बनती जाएगी। तो इसी तरह क्या है कि साइज के आधार पर, साइज के आधार पर अपनी जो मिट्टी है कि मिट्टी को या सैंड को, इसको आपको साइज के आधार पर हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया है। तो ग्रेवल का कितना होता है? 4.75 mm साइज होता है। जब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, जब अपन क्लासिफिकेशन सॉइल पढ़ेंगे वहां पर इन सब चीज को डिटेल से जानेंगे। तो ग्रेवल 4.75 mm, सैंड जो होता है आपका, सैंड की 0.075 mm से आपकी 4.75 mm तक साइज होता है। अब सैंड को तो आपने आम भाषा में जानते हो, सैंड को तो आप आम भाषा में जानते हो, बजरी के नाम से जानते हो। यहाँ पे राजस्थान में तो बजरी के नाम से जानते हो, बजरी के नाम से बोलते हो। मैक्सिमम जो घर में निर्माण में बजरी आती है वही आपकी सैंड होती है, वही आपकी सैंड होती है। और बजरी के अंदर जो छोटी मिट्टी, जब बजरी को आप प्लास्टर के लिए छानते हो तो मिट्टी निकालते हो, उसमें क्या आप सिल्ट निकालते हो, उसमें छोटे मात्रा में जो सिल्ट होती है, क्या होती है वो सिल्ट। तो बजरी के सैंड से छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें सिल्ट मिले, इसे कहते हैं बजरी अच्छी है या नहीं है। सिल्ट की मात्रा ज़्यादा, सिल्ट या क्ले की मात्रा ज़्यादा आती है तो बजरी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ेंगे जब वहाँ पे बात करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ सोइल के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेवल एंड सैंड। तो यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको पहले चैप्टर में कि भाई इंट्रोडक्शन में कि सोइल के फादर को कौन है, सोइल का पिता कार्ल टोरज़ागी। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुन जाइए, आपके दिमाग में बैठती जाएगी बातें। कौन है? कार्ल टोरज़ागी। और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अपनी पहली पुस्तक अर्थ बायो मैकेनिक्स। कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी, जिसमें क्या बताया, सोइल के बारे में बताया था उन्होंने, पूरा सार संग्रह। और जो सोइल का निर्माण अपन ने देखा, पहले क्या होता है, रॉक चट्टान से क्या हुआ, उनका इरोजन हुआ, टूटी। किसके कारण टूटी? वेदरिंग एक्शन के कारण, वेदरिंग एक्शन टूटी। फिर क्या हुआ, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, फिर अपहेवल हुआ और वापस रॉक बन गई। अब अपन कुछ पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सोइल। नेक्स्ट हेडिंग डालो आपकी, नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सोइल। अब कौन कौन सी सोइल होती हैं? पहला ही चैप्टर आपका चल रहा है टाइप्स ऑफ सोइल। अब टाइप्स ऑफ सोइल को पढ़ लेंगे कि सोइल कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अपने, सबसे पहले हेडिंग डालोगे अलुवियल सोइल। पहली है अलुवियल सोइल, अलुवियल सोइल, अलुवियल सोइल। कौन सी? अलुवियल सोइल। ये कौन सी सोइल होती है? देखो मैंने आपको क्या बताया था, वेदरिंग एक्शन होता है, उसके कारण सोइल ट्रांसपोर्टेशन होगी, सोइल ट्रांसपोर्टेशन होगा। सोइल का ट्रांसपोर्टेशन किस किस प्रकार हो सकता है कि सर, या तो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा। तो ध्यान रखना कि रनिंग वाटर के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बनने वाली सोइल कौन सी सोइल हो जाएगी आपकी? बनने वाली सोइल अलुवियल सोइल होती है। समझ गए बात को? अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा कि रनिंग वाटर से कौन सी सोइल का निर्माण होता है? वाटर के द्वारा जो जाती है, जो पानी के साथ बहकर जो सोइल बनती है, जाके जमा होती है, वह सोइल कौन सी होती है?
तो अलूवियल सोइल होती है। कौन सोइल होती है? अलूवियल सोइल होती है। समझ गए बात को? एक एक चीज को कड़ी जोड़ते जाओ, बस आपके चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। अलूवियल सोइल कौन सी होगी? रनिंग वाटर के द्वारा, जिसका निर्माण रनिंग वाटर के द्वारा होता है। अलूवियल सोइल कौन सी? जिसका निर्माण रनिंग वाटर के द्वारा होता है। तो इसी में दूसरी सोइल कौन सी रहेगी आपकी? एओलियन सोइल। यहाँ ये दोनों सोइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये रनिंग वाटर के द्वारा हो रहा है, तो ये अपनी एयर सोइल निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? एयर के द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा या हवा के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बनने वाली सोइल। समझ गए बात को? अब दिक्कत क्या रहेगी? दोनों का नाम ए से स्टार्ट होता है, तो अपन क्या करेंगे? एओलियन और अलूवियल में हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, 8 दिन बाद रिवीजन नहीं करेंगे, तो 100% एओलियन वाली अपन अलूवियल में करेंगे, अलूवियल वाली एओलियन में करेंगे, तो ये गलती अपन से 100% होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अलूवियल सोइल रनिंग वाटर के द्वारा, एओलियन सोइल एयर के द्वारा। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत, इसकी डेंसिटी जो क्या होती है? हल्की होती है सोइल। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? लोएसिस। बहुत हल्की सोइल होती है ये। तो हल्की सोइल होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इसकी क्या होती है? लो होती है। डेंसिटी इसकी क्या होती है? लो होती है। डेंसिटी इसकी लो होती है। डेंसिटी पूछी हुई है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसकी डेंसिटी लो होती है, लो, तथा कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, हाई होती है, ठीक है। समझ के बात को? क्योंकि बहुत हल्की है, इसमें थोड़ा सा भी पानी मिलाते हैं लोसेस में, ये सोइल में इतनी हल्की होती है, थोड़ा सा अपने इसमें वायु कण ज़्यादा, एयर ज़्यादा होती है, तो थोड़ा पानी मिलाती है, अपने वॉल्यूम को कम कर लेती है, इसलिए कई बार ऐसा भी आता है कि वह सोइल कौन सी जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाया जाए, तो अपने वॉल्यूम को सिंकेज कर लेती है, कम कर लेती है। तो कौन सी सोइल है? लोएस्ट सोइल। और कौन सी सोइल है? एओलियन सोइल। एओलियन सोइल किसका निर्माण होता है? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? एयर के। दो सोइल आपको याद होगी, अलूवियल सोइल रनिंग वाटर के द्वारा, एओलियन सोइल हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बनने वाली सोइल कौन सी होती है? लोएस्ट सोइल। और इसकी डेंसिटी लो होती है तथा कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है। अब तीसरी है अपनी ग्लेशियल सोइल। ये अपने आइसबर्ग या मतलब बर्फीली जो बर्फ होती है उसके नीचे जाके तलों में जमती है, बर्फों के आइसबर्ग मतलब ग्लेशियल बर्फों में जाके जमती है, वो होती है आइसबर्ग, जिसका निर्माण ग्लेशियर या आइसबर्ग में होता है। मतलब जहाँ पे हिमालय हो गया, जहाँ पे आइस जमती है, उनके तलों के नीचे। और इससे प्राप्त सोइल वेल ग्रेडेड सोइल होती है। अब सर वेल ग्रेडेड सोइल क्या होती है तो बता दो? ग्रेवल प्लस सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, मतलब ऐसी सोइल जिसमें हर तरह के पार्टिकल उपलब्ध हो, वो होती है वेल ग्रेडेड सोइल। मतलब ऐसी सोइल जिसमें हर तरह के पार्टिकल उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सोइल। ठीक है, तो इससे वेल ग्रेडेड सोइल प्राप्त होती है। आपको ये सब सिर्फ कितना याद रखना है? अलूवियल सोइल रनिंग वाटर, एओलियन सोइल हवा के द्वारा। बस ये आपके नोट्स ढंग से बन जाए, इसलिए साथ साथ करवा रहा हूँ। ग्लेशियल सोइल आइसबर्ग, बर्फों के नीचे जमती है। ठीक है, आइसबर्ग याद रखना है, आइसबर्ग। ठीक है, आइसबर्ग। और सोइल वेल ग्रेडेड, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल पूछा हुआ है कई बार, ड्रिफ्ट या टिल। जिसका एग्जांपल एग्जाम में पूछा हुआ है वो मैं साथ साथ लिखा रहा हूँ।
जो चीज़ एग्जाम्पल पूछी हुई है एग्जाम में वो साथ साथ मैं कह दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ड्रिफ्ट और टिल, फालतू चीज़ें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, फालतू नोट्स बनने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका निर्माण ग्लेशियर या आइसबर्ग के द्वारा होता है। इससे प्राप्त सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, जिसमें वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होती है? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, जिसमें सभी प्रकार के सॉइल हो उसे अपन बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल। अब नेक्स्ट है अपनी 3 सॉइल उतार ली, चौथी सॉइल चलते हैं। अभी ये आपसे सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा, इसलिए ध्यान से लिखते जाना बस साथ साथ में, और साथ समझते जाना। तीसरी हो गई, 3 हो गई, चौथी आपकी लैक्स्ट्राइन सॉइल। लैक्स्ट्राइन सॉइल, लैक्स्ट्राइन सॉइल मतलब लैक मतलब झील, और झील का पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है। रुका हुआ पानी होता है तो रुके हुए पानी, स्टिल वाटर, स्टिल्ड वाटर, स्टिल वाटर या रुके हुए वाटर के तले से प्राप्त होती है, तले से प्राप्त होती है। समझ गए बात को? रुके हुए पानी से स्टिल वाटर, लैक्स्ट्राइन मतलब झील, लैक्स्ट्राइन मतलब झील, तो मतलब रुके हुए पानी के तले से प्राप्त होने वाली सेल कौन सी होती है? लैक्स्ट्राइन सेल। समझ गए? लैक मतलब झील, और झील का पानी रुका हुआ होता है, आपको याद रखना चाहिए। लैक्स्ट्राइन सॉइल कौन सी होगी? रुके हुए पानी के तले से, रुके हुए पानी के तले से अपनी सॉइल प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं अपन लैक्स्ट्राइन सॉइल। कौन सी सॉइल बोलते हैं? लैक्स्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। चौथी सॉइल होगी अपनी रेजिडुअल सॉइल। पांचवी सॉइल होगी अपनी रेजिडुअल सॉइल। ये सॉइल आपको सीधे डेफिनेशन सीधी याद करनी है, इनसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है, बस आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कौन सी सॉइल किस प्रकार बनती है, बस इसमें समझने वाली चीज तो जो मैंने आपको समझा दी। सॉइल का देखो इस चीज उससे चक्कर से जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन। अब अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस कारण से हो रहा है, तो वो डेफिनेशन टाइप ऑफ सॉइल बनता जा रहा है। हवा के द्वारा हो रहा है तो उसको अपन ने एयरलाइन सॉइल बोल दिया, जो पानी के द्वारा होता है उसको अपन ने एलुवियल सॉइल बोल दिया। फिर जो अपने झीलों में रुके हुए पानी में बन रही है सॉइल, अपनी खट्टी धीरे धीरे खट्टी हो रही है, पानी साथ आ रही है, उसको अपन ने लैक्स्ट्राइन सॉइल बोल दिया। रेजिडुअल सॉइल, इसका ओरिजिन क्या होता है कि ये मैं टूटने के बाद कहीं और ना जाकर अपने ओरिजिन स्थान पर ही, अपने ओरिजिन स्थान पर ही, मतलब जहां से पहाड़ से टूटी है वहीं के वहीं जम जाती है, मतलब कहीं ट्रांसपोर्ट ना होके वहीं के वहीं अपने जम जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। अपने टूटने के बाद कहीं और ना जाकर अपने ओरिजिन स्थान पर जमा हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल मतलब अपने ओरिजिन स्थान पर ना जाकर, अपने ओरिजिन स्थान पर जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति स्थान पर ही, हिंदी में लिख लेना उत्पत्ति स्थान पे, आपको समझ में रहेगा। उत्पत्ति स्थान पर ही, उत्पन्न स्थान पर ही, वहीं पर जाती है, कहीं और जाकर ना जमती, कहीं और जाकर नहीं जमती है। तो देखो चीजें सब उसी जुड़ रही हैं। नेक्स्ट है आपकी 30 ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल अब समझ गए होंगे, अपने ओरिजिन पैलेस पे ना होकर, अपने ओरिजिन पैलेस पे ना जमकर, पैलेस पर ना जमकर कहीं दूर जाकर जमती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन सी देखो, आपको इन वर्डों पे थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है कि क्या लिख रहे हो आप। चीज़ों को मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, इजी लैंग्वेज करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। इसको इजी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझना टेक्निकल वर्डों को ही है, टेक्निकल वर्डों को समझना है, क्योंकि अपना वहाँ पे कोई सब्जेक्टिव पेपर है नहीं कि अपन क्या लिख रहे हैं, क्या अपने को ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए बस। ना मुझे वर्डों से, ना क्या आपसे स्पेलिंग गलती हो रही हो क्या, उस पर ध्यान नहीं देना मुझे, बस इतना पता लैक्स्ट्राइन सॉइल क्या होती है, आप क्या समझे हो कि स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी के तले से प्राप्त होती है, बस। अब इसको आप कैसे भी अपनी लैंग्वेज में याद रखो, जैसा आप याद रख सकते हो, अपने कोड से याद रखो बस। लैक्स्ट्राइन सॉइल का मतलब समझ गया मैं, अलुवियल सॉइल का मतलब समझ गया मैं कि बहते हुए पानी से, एयरलाइन सॉइल का मतलब समझ गया मैं, हवा के साथ निर्माण होता है। रेजिडुअल सॉइल का मतलब समझ में आ गया कि वो रेजिडुअल मतलब रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है अपना, जहाँ पे अपन रह रहे होते हैं तो वहीं की वहीं उत्पत्ति हुई और वहीं की वहीं जम जाती है, तो रेजिडुअल सॉइल।
और छठी कौन सी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिसका ट्रांसपोर्ट जो अपने ओरिजिन प्लेस पे ना होकर वो अपने कहीं और कहीं जाकर निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नेक्स्ट सॉइल है आपके एक्सपेंसिव सॉइल। नेक्स्ट है आपकी एक्सपेंसिव सॉइल, कौन सी, तो 7वीं। नेक्स्ट है आपकी एक्सपेंसिव सॉइल। ये सॉइल वह सॉइल होती है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिला दें, थोड़ी सी भी मात्रा पानी मिला दें तो ये अपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा आकार ले लेती है। मतलब थोड़ा सा पानी मिलाने पर इस प्रकार की सॉइल में थोड़ा सा पानी मिलाने पर भी यह अपने वॉल्यूम का इंक्रीमेंट कर लेती है। मतलब अपने वॉल्यूम का इसके वॉल्यूम में आने पर भी इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट या वॉल्यूम बढ़ जाता है, या वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये होता किस कारण है, ये वॉल्यूम होता किस कारण है, ये वॉल्यूम का बढ़ना एक मिनरल के कारण होता है। कौन से मिनरल का कारण बढ़ना, मॉन्ट, ये ध्यान से यहाँ लिखो, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण होता है। वॉल्यूम का बढ़ना किस कारण होता है, मॉन्ट मिनरल के कारण होता है। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक कॉटन सॉइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको लिखाया है मैंने। एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंशन बनाना, एक्सपेंसिव, अब तो समझो मेरी बात को, यहाँ क्या लिखा है अपने भाषा में लिखना। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, अपने वॉल्यूम का बढ़ जाना। कोई इतनी सीधी पानी मिलाया वो फूल गई, तो इस प्रकार से एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी होती है, आप सिर्फ ध्यान सुनते जाओ, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगे। एक्सपेंसिव सॉइल क्या होती है, थोड़ा सा पानी मिलाने पर ये अपने वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कर लेती है, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। तो अब ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो किस कारण बढ़ रहा है, तो वो एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू, क्या एक्सपेंसिव सॉइल में जो वॉल्यूम बढ़ता है वो किस कारण बढ़ता है, कौन से मिनरल के कारण बढ़ता है, तो मॉन्ट मोरिलोनाइट, कौन सा, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ता है। कौन सा मिनरल होता है इसके अंदर, जिसका मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण इसका वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो आपसे पूछेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल किस प्रकार की सॉइल का एग्जाम्पल है, एक्सपेंसिव सॉइल का। एक्सपेंसिव सॉइल का एग्जाम्पल कौन सा है, ब्लैक कॉटन सॉइल। या पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा पानी मिलाने पर बढ़ जाता है, वो किस कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण। कौन से मिनरल का, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण। इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना, एक्सपेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है ये, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जाम्पल है। समझ गए बात को, लैंग्वेज अपनी कैसी भी लिख लेना इसको, आप लैंग्वेज को मत देखा करो, ठीक है ना। आप लैंग्वेज में आपको जो बोलता हूँ आप चीज़ों को समझ जाओ, तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी नोट्स बना लिया करो, नोट्स आपके ही लैंग्वेज में आपके काम आएंगे। इसलिए मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ किसी को, इसलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई थी, क्योंकि हमेशा दूसरों की कॉपी से कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक आप खुद का मेहनत नहीं करोगे, खुद नहीं लिखोगे। समझने के लिए ठीक है, आप उस नोट्सों को समझो, कोई भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, किसी के भी पढ़ रहे हो, ये एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी पढ़ रहे हो तो जब तक आप उसके नोट्सों का पढ़ के अपना खुद का सारांश नहीं निकालोगे तब तक आपकी चीज़ें नहीं बैठेंगी। इसलिए मैं आपको लिखाता हूँ, तो आप पढ़ा करो, समझा करो, फिर खुद नोट्स बनाया करो। इसलिए मैं आपको नोट्स बनाता हूँ, ताकि आप लिखोगे जब आपको चीज़ समझ में आएगी। दूसरे के लिखे हुए वो पढ़ोगे तो वो इतनी देर याद रहेगी, थोड़ी देर ही, लेकिन खुद लिख के पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। अब लॉन्ग टाइम तक पढ़ना है या शॉर्ट टाइम तक पढ़ना है वो आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लॉसेस सॉइल हो गया, बेंटोनाइट सॉइल हो गया। चलो बेंटोनाइट सॉइल नहीं हुआ ना, नेक्स्ट है आपका नंबर कौन सा था, ये बेंटोनाइट सॉइल। अब नंबर देख लेना, भूल गया हूँ। बेंटोनाइट सॉइल, इस सॉइल का निर्माण
वॉल्केनिक एश से होता है, वॉल्केनिक एश, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख से होता है, वॉल्केनिक एश से होता है। एग्जाम्पल है इसका टफ नाम की सोइल है एक, जिसका निर्माण कैसे होता है, वॉल्केनिक एश से। किससे? ज्वालामुखी राख। भारत में तो नहीं ज्वालामुखी उठते हैं, वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, फिर वो जमते हैं, तो फिर अपने सोइल का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं बेंटोनाइट सोइल। कौन सा? इस सोइल का निर्माण वॉल्केनिक एश से, ज्वालामुखी राख से होता है। लगभग आपके सारे सोइल हो गया, मैं देख लेता हूँ कोई रह तो नहीं गई है। बेंटोनाइट सोइल हो गया, एक्सपेंसिव सोइल हो गया, ट्रांसपोर्टेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मरीन सोइल हो गया, मरीन सोइल नहीं हुआ ना, मरीन सोइल, मरीन सोइल समुद्र तलों में, समुद्र तलों में बनने वाली सोइल, बस ये लो, कोई दिक्कत? मरीन का मतलब समुद्र तलों में बनने वाली सोइल। एग्जाम्पल मरल हो जाता है इसका। एग्जाम्पल क्या होता है? मरल। और ये मरल कैसे बनती है? समुद्र में, जब समुद्र में जीव जंतु होते हैं, बड़े जीव जंतु छोटे जीव जंतु खा जाते हैं, या जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो समुद्र से बाहर थोड़ी निकलते हैं, तो जंतु सड़ने से, उनके सड़ने के बाद उनके जो मिट्टी का अपघटन हो जाता है, तो उससे बनने वाली सोइल क्या होती है? मरीन सोइल होती है। कौन सी होती है? मरीन सोइल होती है। एक आपसे लॉम सोइल और पूछता है, लॉम सोइल ये होती है आपके सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सर, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सर जो होता है वो होता है लॉम सोइल। मिक्सर जो होता है वो होता है लॉम सोइल, सैंड सिल्ट क्ले का, सैंड सिल्ट क्ले का। और एक होता है आपका कैलीचे, और लिख लो एक, ये भी एग्जाम में पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, ये होता है आपका ग्रेवल प्लस सैंड प्लस सिल्ट का मिक्सर, ठीक है। ये आपको याद ही करने, मतलब इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास, ये चीज़ें आपको समझने के लिए सॉल्यूशन तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। अभी लॉम सोइल क्या होती है? सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सर होता है। मरीन सोइल क्या होती है? जो समुद्र तलों में मिलती है, बेंटोनाइट। तो ये तो आपको देखो पढ़ लोगे ना तो सामने ऑप्शन आएगा अपने पास, ऐसी बात है नहीं अपने को किसी को जाके खड़ा होकर सुनाना है कि भाई चल टाइप्स ऑफ नाम सोइल के सुना दे फटाफट सारे गिनती से, तो ऐसा तो अपने को याद नहीं। अपने को सिर्फ पढ़ के समझना है, वहां अपने को सामने मिलेगा आंसर और पहचानना है। सबसे अच्छी बात एमसीक्यू की यही होती है कि अपने को कोई चीज़ जाके सुनानी नहीं है। सब्जेक्टिव में तो क्या होता था कि अगर टाइप्स ऑफ सोइल आते तो आपको एक एक सोइल के बारे में पता होना चाहिए, नामकरण से सबको याद रहना चाहिए। यहाँ अपने को आवश्यकता नहीं है कि अपने को सोइल का क्रम याद है या नहीं है, सोइल सारी याद है कि नहीं, हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए अगर वो सोइल हमें कोई सामने दे दे तो सोइल के बारे में पता। जैसा मैं आपसे बोल दूं अभी आपने पढ़ ली है तो आप सोइल के नाम नहीं, अब मैं बोल दूं अलुवियल सोइल क्या होती है, तो अलुवियल सोइल का नाम आपके दिमाग में चलना चाहिए रनिंग वाटर। एलियन सोइल बोल दूं मैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए हवा के कारण। मैं रेजिडुअल सोइल बोल दूं तो मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वहीं की वहीं उत्पत्ति के स्थान पे। मैं ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल दूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कहीं दूर जाके जमनी है। अब मैं आपसे बेंटोनाइट सोइल बोल दूं तो आपके ज्वालामुखी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसी प्रकार लॉम सोइल बोल दूं, ये मोस्ट है थोड़ी सी, लॉम सोइल बोल दूं तो ये मोस्ट है, ठीक है। लॉम सोइल बोल दूं तो सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कुछ कल एक दो सोइल और बच्चे होंगी, उसको देख लेंगे अपन, और कल इसका सेकंड पार्ट को अपन शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, पहले दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर कल से समझ में नहीं आएगा। सोइल है, आराम से पढ़ो, समझो, इसको याद करो, जितना पढ़ाता हूँ याद करते हो साथ साथ, और साथ साथ क्वेश्चन मिलाते रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।